हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतिंदर कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सतिंदर सर क्लासेस पर। तो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन के बारे में। अब ये सॉल्यूशन होता क्या है? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो होमोजीनियस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर आप चीनी को पानी में डालते हो और चीनी को घोल दिया आपने पूरा, ठीक है, तो जब चीनी पूरी घुल जाएगी तो जो मीठापन होगा, जितना पानी ऊपर से आपको मीठा दिखेगा, उतना ही पानी नीचे से किसी भी पॉइंट पर देखिए, उसके अंदर क्या मिलेगा? स्वीटनेस जो होगी, मीठापन जो होगा, वो हर जगह बराबर होगा। यानी कि जो स्वीटनेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी किसी मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे सिलेबस में क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सोल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सोलवेंट। अब मैं अगर आपसे सोल्यूट की डेफिनेशन पूछूंगा तो आप पता है क्या बताओगे? सर, सोल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट कम होता है और सोलवेंट वो होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। लेकिन ये डेफिनेशन एक पर्टिकुलर केस के लिए काम करती है। सोल्यूट और सोलवेंट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। डिस्कस करने से पहले, एक होता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? जिस सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट आपका वाटर होगा। सोल्यूट चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सोलवेंट होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? सोलवेंट जो होगा वो वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, वाटर नहीं होगा। ठीक है, इतना लिखते फिर हम सोल्यूट सोलवेंट पर आते हैं। ठीक है, तो लिखोगे, हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले सॉल्यूशन। लिखोगे द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू substances, more than two substances is known as solution. अब बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? जिसमें सोलवेंट क्या होगा? वाटर होगा। द सॉल्यूशन in which solvent is water is known as aqueous solution। न्यूमेरिकल में बेटा इसका यूज होगा। जब भी एक्वस सॉल्यूशन लिखा मिले तो समझ जाना उसके अंदर सोलवेंट क्या है? वाटर है। नेक्स्ट आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन in which the solution in which solvent is other than water
is known as non-aqueous solution। अब हम बात करेंगे बेटा बाइनरी सॉल्यूशन की। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी का मतलब होता है टू। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। तो लिखो गाइस, सॉल्यूशन हैविंग two components solution having two components is known as solution having two components is known as बाइनरी सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। वन कंपोनेंट इज सोल्यूट while one component is solute while other component is solvent। अब हम बात करते हैं सोल्यूट क्या होता है। तो मैंने बताया सोल्यूट बेटा वो कंपोनेंट होता है, सुनिए बताया नहीं था अभी बताते हैं। अब मान लीजिए आपने दो कंपोनेंट से एक सॉल्यूशन बनाया। फॉर एग्जांपल a प्लस बी से आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। बी मान लीजिए वाटर था, ठीक है। ए फॉर एग्जांपल आपने शुगर ली। शुगर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड होगी। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी? लिक्विड होगी। और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा? लिक्विड होगी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो आपका शुगर है, ये जो कंपोनेंट है, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। क्या हो रही है? इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए दोनों सॉलिड हो और यहाँ से जो कंपोनेंट, यहाँ से जो सॉल्यूशन बने वो भी कैसा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ तो किसी भी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है ना, किसी भी कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो इस केस में क्या होगा, कैसे डिसाइड करोगे कोई सोल्यूट है सॉल्वेंट है, उसको बाद में बात करते हैं। पहले ये देखिए, तो यहाँ पर इस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये क्या आपका सोल्यूट। जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो क्या कहलाएगा? आपका सोल्यूट। क्या कहलाएगा? सोल्यूट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सोल्यूट की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोल्यूट की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी वो क्या होगा बेटा? सोलवेंट होगा। जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है और सॉल्यूशन के अंदर भी इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है। तो जिस कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही वो क्या क्या होगा? आपका सोलवेंट होगा। अब बोलोगे सर हमने तो ये पढ़ा है कि सोल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट कम होता है और सोलवेंट वो होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अब दोनों ही सॉलिड है, तो यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कौन सा सोल्यूट होगा सोलवेंट होगा, आप वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। यहाँ पर जिसका अमाउंट कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा? आपका सोल्यूट होगा। और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो होगा सोलवेंट। तो ये जो कम वाली डेफिनेशन है कि जिसका अमाउंट कम होता है वो सोल्यूट होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सोलवेंट होता है, वो इस केस के लिए काम करती है, हर केस के लिए काम नहीं करेगी। हर केस के लिए तो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ वो काम करेगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो दोनों का अमाउंट बराबर ले ले, तो यहाँ भी आपकी डेफिनेशन फ्लॉप हो जाएगी। ये भी 50 ग्राम ले लिया, ये भी 50 ग्राम ले लिया। अब कैसे डिसाइड करोगे? अब फंस गए ना। तो इस केस में आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो होगा सोलवेंट।
सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ोगे, मैं आपको बता देता हूँ समझने के लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने कोई सब्सटेंस लिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, आप उसके अंदर जो सब्सटेंस ऐड कर रहे हो तो वो उसको कितना डिसोल्व करा सकता है, उसे बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, यानी कि उस वो दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घोलने की जो क्षमता होगी उसके अंदर ज्यादा होगी। ठीक है ना, मान लीजिए अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो ये वाला सॉलिड जब इसके अंदर घुलेगा, ठीक है ना, तो ये ज्यादा घुलेगा, ये इसके अंदर नहीं घुल सकता। ठीक है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट लेंगे, उसके अंदर हम चेक करेंगे चीजें कहाँ ज्यादा घुल रही हैं। ठीक है, दोनों में से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके अंदर जो चीजें आएंगी वो ज्यादा घुलेंगी। तो उस केस में आपका सॉल्वेंट को क्या हो जाएगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ जितना आपको बताया। सोल्यूट आप आगे से ये नहीं बोलोगे, जिसका अमाउंट कम होता है वो सोल्यूट होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सोलवेंट होता है। सिलेबस में आप पेपर में डेफिनेशन लिखने आएगी, आप वही लिख के आना, क्योंकि टीचर तो वही डेफिनेशन जानते हैं, मैक्सिमम जो स्कूल वाले टीचर होते हैं मैक्सिमम वही डेफिनेशन जानते हैं। वो आपकी डेफिनेशन को काट देंगे, फिर आप मुझसे बोलोगे सर आपने हमें गलत पढ़ा दिया, हमारे नंबर कटवा दिया। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सिलेबस में आपको वही डेफिनेशन लिखनी है, कौन सी, जिसका अमाउंट कम होता है वो सोल्यूट होता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सोलवेंट होता है। ठीक है, लेकिन आपको माइंड में होना चाहिए, आपको जी जेई भी देना है। ठीक है ना, एक बार जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है ना, चलिए तो देखिए रिकैप कर देते हैं। सोल्यूट वो होता है बेटा जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगी वो होगा सोलवेंट, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, जब दोनों सोल्यूट और सोलवेंट की सेम फिजिकल स्टेट हो और उनसे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसकी भी फिजिकल स्टेट सेम होगी, तो उस केस में हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसका अमाउंट कम होगा वो सोल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सोलवेंट होगा। अगर कभी दोनों कंपोनेंट का अमाउंट बराबर हो जाए तो हम सोलवेंट किससे डिसाइड करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। जिस कंपोनेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो होगा आपका सोलवेंट। आई थिंक डेफिनेशंस क्लियर होंगी, मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला। चलिए लिखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन whose physical state, whose physical state may or may not be change, may or may not be changed, is known as, is known as solute। नेक्स्ट लिखोगे सोलवेंट, लिखोगे द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, the component of solution whose physical state, the component of solution whose physical state, the component of solution whose physical state does not change, does not change, is known as solvent। ठीक है बच्चों, अब नोट करके जो चीज़ें बताई हैं वो आपको लिखवा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इफ बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट, ऐसे लिखो, इफ सोल्यूट सोलवेंट एंड सॉल्यूशन, if solute solvent and solution
have same physical state have same physical state then फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है, सबकी फिजिकल स्टेट सेम है, ठीक है, वन नहीं यही लिख लेते हैं। इफ सोल्यूट सोलवेंट एंड सॉल्यूशन हैव सेम फिजिकल स्टेट then the component which is present in less amount than the component which is present in less amount is known as काम कर लेते हैं, देन नंबर 1 लिख लेते हैं ऐसे ही, the component which is present in less amount is known as solute and the component which is present in more amount and the component which is present in more amount is known as solvent. अब दूसरा देखिए, देन अच्छा, if solute and solvent and solution have same physical state then the component which is present in less amount is known as solute and the component which is present in more amount is known as solvent सॉरी। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए अब देन को हटाकर अगर हम एक काम करें थोड़ा सा, देन इफ both the components are in same amount then that component acts as solvent which is having greater value of dielectric constant। ठीक है बेटा, तो अगर हम अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, अगर फिजिकल सोल्यूट और सोलेंट की फिजिकल स्टेट को देखते हुए हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, और वो सॉल्यूशन कौन से होते हैं, देखिए ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। देखिए अब क्या हो सकता है, सुनिए, सोल्यूट जो है हमारा, सोल्यूट हमारा सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सोल्यूट हमारा सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सोलवेंट गैस भी हो सकता है, सोलवेंट लिक्विड भी हो सकता है, सोलवेंट सॉलिड भी, ठीक है ना, ये 9 केसेस बनेंगे, 9 पॉसिबिलिटीज बनेगी, ठीक है ना, ये 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो इन सॉल्यूशन को जो नाम दिया जाएगा वो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को देखते हुए दिया जाएगा। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट गैस होगी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी तो इसे हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। आपसे पेपर में एग्जाम्पल मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, ठीक है ना, आपसे पूछ लिया गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल बताइए, देखिए अब समझिए, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या रहना चाहिए बेटा, गैस रहना चाहिए,
तो अगर आप गैस के अंदर गैस मिलाओगे, गैस के अंदर गैस मिलाओगे तो सॉल्यूशन गैसियस बनेगा, इसलिए क्या होगा, ये गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म ये लिक्विड है, लिक्विड को आपने गैस में मिलाया तो ये क्या हो गया, गैसियस सॉल्यूशन। यहाँ भी क्या है, गैस। और कैम्फर क्या होता है, सॉलिड। तो ये हो गया सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, और गैस इन गैस। ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से लिक्विड में हमने क्या किया, वाटर कॉमन कर लिया। एक बार वाटर में हमने गैस डिजोल्व करा दी, एक बार लिक्विड डिजोल्व करा दिया, और एक बार हमने सॉलिड डिजोल्व करा दिया। ठीक है। अब इसी तरीके सॉलिड सॉल्यूशन में हमने क्या किया, पैलेडियम के ऊपर H2 को एब्जॉर्ब कराया, पैलेडियम के ऊपर H2 को एब्जॉर्ब कराया बेसिकली। ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉलिड के ऊपर क्या आ रही है, गैस आ रही है। सोडियम के ऊपर लिक्विड आ रहा है, यहाँ पर गोल्ड, सोडियम के ऊपर कॉपर सॉलिड आ रहा है। तो ये हो गया सॉलिड इन सॉलिड, ये लिक्विड इन सॉलिड, और ये गैस इन सॉलिड। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे बाद में नोट कर लेना जैसा आपको ठीक लगे। ये एनसीईआरटी में एज इट इज मैंने बनाई है, एनसीईआरटी में टेबल गिवन है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछ लेगा लिक्विड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल बताओ। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक बार देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा, अपने आप भी इसके एग्जाम्पल बना सकते हो आप। ठीक है। चलिए बेटा, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्लास 12 के अकॉर्डिंग बात करें तो 7 कंसंट्रेशन टर्म हमें डिस्कस करनी है। ठीक है ना। बाकी चीज़ तो हम एक्स्ट्रा करेंगे, अभी तो सिर्फ क्लास 12 के बोर्ड पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर ये बेसिक आपका काम है तो यही बेसिक जितना ये पढ़ाया जाएगा ना, ये जेई मेन और नीट में भी काम आएगा बेटा। ठीक है ना। बस तो उसके लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना है, उसको हम बाद में देख लेंगे, एक बार हम जल्दी से सिलेबस पूरा करते हैं। ठीक है ना। तो रिवीजन तो आप क्वेश्चन करने, रिवीजन तो आप जितना पढ़ाया आप इसी को रिवाइज करो। रिवीजन देखो आपको कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल का क्वेश्चन कर लेना, हो गया आपका रिवीजन। तो ताकि हम रिवीजन के टाइम पर कुछ नया पढ़ सके, जेई मेन और नीट के बारे में पढ़ सके। ठीक है। चलिए बेटा, अब कंसंट्रेशन टर्म्स पर आते हैं। तो ये हमारे पास ये 7 कंसंट्रेशन टर्म्स हमें जो पढ़नी है। ठीक है ना। पहली कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, दूसरी है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरी है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिलेबस में इन 2 कंसंट्रेशन टर्म का कोई यूज नहीं आएगा। सिलेबस में 7 में से इन 2 को हटा दीजिए, 5 कंसंट्रेशन टर्म का यूज आएगा। लेकिन पढ़ाएंगे इसको भी क्योंकि मेंशन कर रखा है। ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा मास परसेंटेज से। ठीक है ना। देखिए मास परसेंटेज, परसेंटेज वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम सॉल्यूशन का जो भी अमाउंट लेंगे या वॉल्यूम लेंगे वो 100 लेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। मैं डिफाइन कर देता हूँ, देखिए। ठीक है ना। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, अगर सॉल्यूशन हमने, सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम में जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं मास परसेंटेज। 100 क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 100%। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 1/100 बेसिकली, है ना। तो हम किससे कंपेयर करेंगे, 100 से। अगर हमारे पास सॉल्यूशन 100 ग्राम है, इस 100 ग्राम में जितना सोल्यूट होगा वो जाएगी इसकी मास परसेंटेज। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 20% W/W, बोल लीजिए NaCl है, फॉर एग्जाम्पल इतना स्टेटमेंट है, ये बोल रखा है। ये स्टेटमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, 100 ग्राम हो जाएगा। इस 100 ग्राम में बेटा NaCl कितना होगा, जितना उसका परसेंटेज दे रखा है। ये मास परसेंटेज किसका दे रखा है, NaCl का। तो इसका मतलब क्या होगा, 100 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें से 20 ग्राम क्या होगा आपके पास, NaCl होगा। क्या होगा, NaCl होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, लिखिए। अच्छा, ऐसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना, आप नोट्स बना लेते होगे। ठीक है ना। चलो हाँ, एक बार बोला था, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। ठीक है ना। चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना, देखो टाइम जितना मुझे मिला है मैं उसको यूटिलाइज करूँ। ठीक है ना। आप ताकि जब कभी कभार ऐसा होगा बीच में, हमारी जो क्लास चलेंगी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, क्लासेस क्या चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। बीच में कैसा होगा कि कभी एक आध बार क्लास नहीं हुई तो उस टाइम पर भी आपके पास टाइम होगा, आप तो बना सकते हो, लेकिन हमारे पास नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते हैं। तो लिखोगे द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये लिख लो, सोल्यूट लिख लीजिए चाहिए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in, the amount of solute present in 100 gram of the solution, the amount of solute present in 100 gram of the solution is known as, is known as
मास परसेंटेज, ठीक है, सिंबल ये होता है इसका W/W। तो देखो जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ए तो हम लिख, ए से हमेशा हम सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना पूरे चैप्टर में। कुछ ए की जगह 1 यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, और बी की जगह 2, और बी किसके लिए यूज होगा, सोल्यूट के लिए यूज होगा, ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। तो अगर आप मास परसेंटेज निकलना चाहते हो, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना चाहोगे, तो मान लेते पहले अमाउंट दे देते हैं आपको, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को हम किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट हमने मान लिया WB, ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट, ये क्या हो जाएगा, WA हो जाएगा, ठीक है। तो मास परसेंटेज निकालनी हो, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो कैसे निकालोगे, सोल्यूट का वेट कैसे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो उसकी चीज ऊपर, ठीक है ना। तो हम किसकी निकाल रहे हैं, सोल्यूट की निकाल रहे हैं, तो सोल्यूट का अमाउंट ऊपर, नीचे WA प्लस WB इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं। सोलवेंट का निकालना हो तो या तो 100 में से माइनस कर लीजिए, नहीं तो फॉर्मूले से जाना हो तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, सोल्यूट के ऊपर, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ सोलवेंट लिख दोगे आप, ठीक है, नीचे टोटल, ठीक है। अगर सोलवेंट का निकालना तो WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पर, 20% HCl बाय मास बोल दे या W/W, ठीक है ना, चाहे W/W बोल दे, चाहे जैसे मैंने बोला ऐसे। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, देखिए, इट मीन्स 20 ग्राम HCl is present in 20 ग्राम HCl is present in 100 ग्राम of the solution। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी बताऊंगा जो नीट और जे में काम आएंगे, वो इस टॉपिक के लास्ट में बताएंगे, पक्का बताएंगे, ठीक है, बेफिक्र। तो यहाँ से क्या पता चल गया, वेट ऑफ HCl कितना हो गया, वेट सोल्यूट है ये आपका, ये हो गया 20 ग्राम, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। सोल्यूट के बारे में कुछ बताया नहीं, सॉरी सोलवेंट के बारे में कुछ बताया नहीं, तो सोलवेंट का वेट कितना हो जाएगा, टोटल है 100, 100 में से HCl कितना 20, तो ये कितना बच जाएगा 80, 100 माइनस 20 बराबर है 80 ग्राम, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन देखते हैं मास परसेंटेज के। इस चैप्टर में बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत है, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। तो न्यूमेरिकल से जो बच रहे हैं, पहले 4 चैप्टर हैं बेटा आपके, पहले 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल जो होते हैं वो 10 से 12 नंबर के आते हैं। पहला चैप्टर आपका 4 नंबर का है, दूसरा तीसरा चौथा 5 नंबर के, पहले 4 चैप्टर 19 नंबर के, तो 19 में से 10 से 12 नंबर के आपके न्यूमेरिकल होंगे, मतलब 50% वेटेज थ्योरी का है और 50% न्यूमेरिकल का वेटेज है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन की भी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड है आपकी, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या है, लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है। तो जब दोनों लिक्विड होते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड बनेगा,
तो इस केस में हम सोल्यूट कैसे डिसाइड करेंगे, जिसका अमाउंट कम है। बेसिकली आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, सिलेबस बोर्ड में तो जिसका अमाउंट कम है वो सोल्यूट लेके चलिए, जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सोलवेंट लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसकी मास परसेंटेज निकालनी है आपको, बेंजीन की निकालनी है, ठीक है ना। तो चलिए, मास ऑफ बेंजीन मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कितना मास दे रखा है, ऐसे लिख लेते हैं, वेट ऑफ C6H6 कितना दे रखा है बेटा, 22 ग्राम। देखो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो आप चेक कर लेना, मैंने कहा आप जिम्मेवार हो उसके, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे सिखा दूंगा। अब मास ऑफ CCl4, ये कितना दे रखा है बेटा, 122 ग्राम। तो किसकी मास परसेंटेज निकालनी है आपको, बेंजीन की। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो पहले क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला लिखोगे, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 इंटू 100, ठीक है। तो बेंजीन का मास कितना दे रखा है, 22 ग्राम। ये 22 प्लस 122 इंटू 100, तो 22 बटे ये कितना हो जाएगा, 144 गुना 100। सोल्व कर लेते हैं बेटा इसको। ये आएगा 15.28। ये आपका आंसर, और पेपर में आपको बंद बॉक्स के अंदर बंद करके आना है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, इस सॉल्यूशन, बढ़िया क्वेश्चन है, इस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। देखो एक सॉल्यूशन बनाया गया है, उसने क्या किया, 300 ग्राम का 25% लेना है, एंड 400 ग्राम ऑफ 40%, 400 ग्राम का 40% लेना है, ठीक है ना। आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, देखिए देखिए, तो पहले आपके पास एक कंपोनेंट है 300 ग्राम, दूसरा कंपोनेंट है 400 ग्राम, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में लेके चले, ठीक है। देखो बेटा वो क्या कह रहा है आपसे, ये 300 ग्राम था, ये 400 ग्राम था, ठीक है। इसका आपने क्या लिया, 25% लेना है। मान लीजिए ये ए था, ये बी था, ठीक है ना। यहां से आपने एक सोल्यूशन बना दिया ए बी, ठीक है। तो आपसे वो इस सॉल्यूशन का परसेंटेज पूछ रहा है, इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो यहां से अगर हम निकालें एक तरीके से, अगर प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है, तो यहां से कितना लिया बेटा,
इसका लिया है 25% और इसका कितना लिया है 40%। ठीक है, तो निकाल लीजिए। इसका 25% निकालोगे यानी कि 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 75 ग्राम। ठीक है, और इसका कितना लोगे 40%, तो ये आ जाएगा 160 ग्राम। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का वेट कितना आ जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, इसका वेट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 75 प्लस 160, तो 235 ग्राम, यही आएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आपसे, इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज पूछ रहा है वो इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो इनिशियल मास कितना था सॉल्यूशन का, या मास, टोटल मास ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, यस, सिंपली परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। देखिए, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वो इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज आपसे, इन दोनों को अगर हम बिना विदाउट परसेंटेज मिलाते, 300 और 400, 700 ग्राम को मिलाए, ठीक है ना, 700 ग्राम सॉल्यूशन ले और ये 235 ग्राम सॉल्यूशन ले, तो इस सॉल्यूशन का परसेंटेज वो आपसे इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। एक तरीके से ये आपका मतलब ये जो नया कंपोनेंट आया है और ये पुराना, ये नया सॉल्यूशन, ये पुराना सॉल्यूशन, तो इन दोनों सॉल्यूशन का मास परसेंटेज वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे बेटा, 235 है, पहले कितना था इनिशियल के कंपैरिजन में, वो आपसे पूछ रहा है 700, 7 हो गया ही, 300 प्लस 400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 35.5%, सॉरी 33.55%। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन को समझिए बेटा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसीलिए बढ़िया हो जाता है। ये क्वेश्चन में वो कह रहा है इनिशियली सॉल्यूशन आपके पास ये 700 ग्राम था, एक आपने एक नया सॉल्यूशन बनाया, वो कैसे बनाया, इसका 25% लेके, इसका 40% लेके, तो जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी मास परसेंटेज क्या होगी, तो जब आप उसकी मास परसेंटेज निकालोगे तो पुराने सॉल्यूशन को सॉल्यूशन से ही तो कंपेयर करोगे, तो पुराने सॉल्यूशन का मास कितना है 700, नए सॉल्यूशन का मास कितना है 235 ग्राम। ठीक है ना, इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको देखो पेपर में स्कोर लिखना हो तो ऐसे लिखना, इनिशियल मास ऑफ द सॉल्यूशन 300 प्लस 400, 700 ग्राम। ठीक है, उसके बाद पर दिखा देना परसेंटेज ए का, बी का, मास ऑफ न्यू सॉल्यूशन दिस वन। ठीक है, तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास ऑफ फाइनल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन इनटू 100। आई थिंक क्लियर होगा अब। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन बनता था। अब हम बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन की। ठीक है ना, हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है मोल फ्रैक्शन, सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज को और देख लेते हैं। देखो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है, मास के केस में हमने 100 ग्राम लिया था, वॉल्यूम के केस में क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा सिंपली। तो 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट का जितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उसको बोल देंगे हम वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो लिखोगे द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर, या सिंपली इन मिलीलीटर present in 100 milliliter of solution, 100 milliliter of solution is known as volume, is known as volume percentage। ठीक है, सेम उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को हम किसे लिखेंगे, बी से लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने मान लिया वी बी,
वॉल्यूम सोल्यूट हो गया हमारा VB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया VA, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, VA प्लस VB, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालोगे तो क्या करोगे, किसका वॉल्यूम लोगे, सोल्यूट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल VA प्लस VB इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करेंगे। इससे आपको सिलेक्शन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन एंट्रेंस में काम आता है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे रखा है 10% इथेनॉल बाय वॉल्यूम, या V बाय V बोल दे, तो इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स 10 मिलीलीटर इथेनॉल, 10 मिलीलीटर इथेनॉल is present in 100 milliliter of solution, 100 milliliter of solution, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, यहाँ सोल्यूट हमारा इथेनॉल है 10 मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का तो बेटा कितना होगा, 100 होगा, 100 मिलीलीटर, और वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको गिवन हो तो ये स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट से हम कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी देख लेते हैं, फिर मोल फ्रैक्शन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए बेटा, तीसरा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया W बाय V। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो नीचे होता है ना उसको देखिए, नीचे क्या दे रखा, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम किसका होगा बेटा, वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का। जो नीचे दे रखा है वो टोटल की बात हो रही है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 मिलीलीटर। तो इस 100 मिलीलीटर में सोल्यूट जितने ग्राम प्रेजेंट होगा, सोल्यूट जितने ग्राम प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो ये रोल डेंसिटी ले लेगी आगे, धीरे धीरे डेंसिटी का भी इसी तरीके से आता है, लिखोगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, the amount of solute present in the amount of solute present in 100 milliliter of the solution, the amount of solute present in 100 milliliter of the solution is known as mass by volume percentage। ठीक है। तो ये अगर आपको निकालनी हो, अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, परसेंटेज W बाई V निकालना हो तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए बोल देता है 15% W/V, ऐसे लिखो 15% HCl W/V, ये है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मीन्स 15 ग्राम HCl present in 100 milliliter of 15 gram HCl present in 100 milliliter of solution। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 15 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 मिलीलीटर। बाकी डेटा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब आते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन पर। अब मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हो, सारी चीज़ें आसान है, बस कैलकुलेशन में दिमाग खराब होता है। ठीक है ना। अच्छा, मास बाय वॉल्यूम मैंने आगे लिख के रखा था, चलिए स्लाइड को हटा देंगे। हाँ, मोल फ्रैक्शन देखिए, एक काम करते हैं, इस स्लाइड को हटा देते हैं। अरे क्या हुआ ये, मोल फ्रैक्शन की टर्म हट गई क्या, एक मिनट। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन कहाँ गया, क्वेश्चन आ गया। एक ही तो डिलीट की थी, दो हो गई। चलिए एक मिनट रुकना बेटा, कहीं आगे पीछे ना हो गई हो, देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि अभी तक हम 10 स्लाइड पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ है मेरा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन ही, मोल फ्रैक्शन खुद ही बोल रहा है फ्रैक्शन है। ये किसका फ्रैक्शन है, मोल्स का। किसका फ्रैक्शन है बेटा, मोल्स का। ठीक है ना। तो जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of moles of a substance, moles of a substance to the total moles, to the total moles of solution। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स तो निकालने आते होंगे। मोल्स का फॉर्मूला होता है बेटा, मोल्स को हम n से लिखते हैं, गिवन मास, गिवन मास को हम W से लिखते हैं,
डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस तरीके से हम मोल्स निकालते हैं, कैपिटल एम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मोल से निकालने का फॉर्मूला। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखिए, मान लीजिए हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को हम बी से लिखते हैं, तो मोल्स मान लीजिए इसके एन बी, और मोल्स ऑफ सोलवेंट तो ये हो जाएंगे एन ए। अब मोल फ्रैक्शन को लिखा जाता है बेटा, इसमें बोलते हैं काई, काई। तो जिस मान लीजिए आपको सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो ये एक इसको डिनोट कर रहा है सोलवेंट को, तो ये सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बी का मोल फ्रैक्शन के लिए क्या रखोगे, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, दोनों को ऐड करो, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या देखोगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एन ए प्लस एन बी, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी आएगा। अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो ऊपर भी एन ए प्लस एन बी आ गया, और नीचे भी एन ए प्लस एन बी है। ठीक है, तो ये एन ए से एन बी, एन ए प्लस एन बी ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर तो हमने दो कंपोनेंट लिए थे, क्या लिए थे, दो कंपोनेंट लिए थे। जितने भी कंपोनेंट लोगे आप, ठीक है ना, उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, याद रखना, ये काम की चीज है। ठीक है ना, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन, एक सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए अगर 3 कंपोनेंट होते तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स इक्वल टू 1, 4 होते एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आप ये मिस्टेक मत कर देना, कभी मोल्स का सम 1 कर दो, आप गड़बड़ ये कर देते हो कई बार कि सर ने बताया था अच्छा 1 होता है, अब ये ध्यान नहीं रहा कि मोल्स का सम 1 होता है या मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, मोल्स का सम कितना होता है आपका, मोल्स का कोई कुछ नहीं हो, मतलब कोई फिक्स नहीं, जितना हो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे अगर लिख लेते हैं, द सम ऑफ, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 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 ऑफ all the component present in a solution, the sum of mole fraction of all the components present in a solution, present in a solution is 1। ठीक है, हमेशा, is always 1। ठीक है, जैसे एक्स सी प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, जितने भी कंपोनेंट होंगे इनका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन दूसरा यूनिट लेस होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, देख सकते हो, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स। ठीक है, तो लिख लो चाहे, मोल फ्रैक्शन इज ए
यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको फॉर्मूला भी दे रखा, नहीं दे रखा फिर भी आपको याद होना चाहिए, C2H6O2, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे वैसे भी याद हो जाएगा। इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ये मास परसेंटेज दे रखी है बेटा, ये क्या दे रखी है, मास परसेंटेज। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना होगा 20 ग्राम, और टोटल मास कितना होगा सॉल्यूशन का 100 ग्राम। अब यहाँ पर उसने सोलवेंट नहीं बोल रखा, और ना ही हमारे पास कोई मेथड जिससे हम पता लगा सके कि सोलवेंट क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ना तो सोलवेंट गिवन है और ना ही कोई ऐसी कंडीशन है जिससे हम पहचान पाए कि सोलवेंट क्या होगा, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा सोलवेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो लिखोगे 20% C2H6O2 by mass means 20 ग्राम C2H6O2 is present in 100 ग्राम ऑफ is present in 100 ग्राम ऑफ solution। ठीक है, तो देखिए, तो वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 कितना हो गया बेटा, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास निकालते हैं, 62 आएगा। देखिए, एक कार्बन का 12 होता है, कार्बन कितने टोटल 2, प्लस एक ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन है 6। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, और टोटल ऑक्सीजन हो गए 2। तो सम कीजिए इसको, 24 प्लस 6 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा ये 62 ग्राम। ठीक है, अब मोल्स निकाल लोगे इसके। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका 20, और मोलर मास कितना है 62। ठीक है, कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा कंपोनेंट क्या है बेटा, वाटर। तो वाटर का वेट कितना हो जाएगा, गिवन वेट कितना हो जाएगा 80 ग्राम, क्योंकि टोटल सोल्यूशन का वेट है 100। 100 में से 20 क्या हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, कितना आ जाएगा 80 बाई गिवन वेट बाय मोलर मास। ठीक है, कैलकुलेशन करें। हमें किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो C2H6O2, तो इसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, तो क्या करेंगे हम, इसके मोल्स रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। वैल्यूज को प्लेस कीजिए, कैलकुलेशन कर लेते हैं। एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेना है। ये आएगा बेटा 0.32, 0.32 ले लेते हैं, 322 लेना होता है ऐसे। 80 डिवाइडेड बाय, ये आएगा 4.44। तो ये क्या जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाय 0.32 प्लस 0.44। ठीक है, सॉरी 4.44 है ना ये, 4.44। तो 0.32 प्लस 4.44, 4.76।
तो ये आ जाएगा बेटा 0.067, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमेशा मोल फ्रैक्शन का निकालोगे आंसर 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और करते हैं बेटा। देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तो सिंपल सा सेम एज इट इज ही आ गया, ये तो सेम इसी पैटर्न पर करना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको ट्राई कीजिए। देखिए, तो 30% बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। तो ये किसकी मास परसेंटेज दे रखी है आपको? बेंजीन की। मींस 30 ग्राम बेंजीन is present in 30 ग्राम बेंजीन is present in 100 ग्राम ऑफ solution, 100 ग्राम ऑफ solution। ठीक है, तो अब यहां से पता चल गया आपको वेट ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसका गिवन वेट हो गया बेटा 30 ग्राम। इसका मोलर मास होता है 78, आप निकाल लेना, ये आप क्लास 11 से भी निकाल के आए होगे। ये होता है 78 ग्राम। तो अगर हम मोल्स निकाल ले बेंजीन के, तो गिवन मास बाय मोलर मास 30/78। प्रॉपर मैंने बता दिया बेटा, जब भी पहला क्वेश्चन करता हूँ तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। हर जगह जब भी आप फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले आपको लिख के दिखाना है फॉर्मूले को। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसकी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। ये आ जाएगा 0.384। ठीक है, 385। इसी तरीके से अगर आप बात करें वेट ऑफ CCl4, कितना हो जाएगा? 70 ग्राम हो जाएगा। इसका मोलर मास निकालिए बेटा। कार्बन का 12, एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 इंटू 4। ठीक है, चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यह आ जाएगा 154 ग्राम। कितना आ जाएगा? 154 ग्राम। तो इसके मोल्स निकाल लीजिए। गिवन वेट 70, मोलर मास 154, ये आ गया 0.454। अब किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा? बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर है मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4। बेंजीन के मोल्स कितने हैं? 0.385, 0.385 प्लस 0.454, 0.385, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.839। तो इसको सोल्व करोगे आप, ये आ जाएगा 0.459। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास तो बहुत सिंपल थी, लेकिन आपने कुछ सोल्यूट और सोलवेंट के बारे में कुछ नई चीज़ पढ़ी। ठीक है ना,
जो कि आपके एंट्रेंस में काम आने वाली है और आपकी बेसिक नॉलेज को भी एनहांस करेगी। अगर आप किसी को ये सॉल्वेंट की डेफिनेशन बताओगे तो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी रही क्लास? बेटा क्लास में जाते, जब भी आप देख रहा हूँ क्लास जब खत्म होती है तो लास्ट में जाते जाते मुझे बता जाया करो, उस टाइम तो कमेंट कर दिया करो कि आपको क्लास कैसी रही, कोई डाउट है या नहीं, समझ आया नहीं, तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है ना, इस बारे में बता के जाया करो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, बाद में देखता हूँ। ठीक है ना, लाइव बच्चे बहुत कम आते हैं, बाद में देखते हैं, ऐसा ना करें, लाइव बेटा ज़्यादा आए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, लगे कि हाँ सच में बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कोई डाउट हो तो बताइए, मैं यहीं पर बैठा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बेसिकली 1 मिनट का। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मोलैरिटी डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।